हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th आईसीएससी का टॉपिक लॉ ऑफ मोशन। ये चैप्टर 3 है और इस लॉ ऑफ मोशन में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो है आपका फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स हम लोग पहले समझेंगे फोर्स क्या होता है और फोर्स के बाद कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, क्या नेचर होता है, ये सब चीजें हम लोग आज यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो फोर्स का मतलब क्या होगा। फोर्स हम लोग कई बार इस चीज को पढ़ चुके हैं पहले भी। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज होता है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। कौन कौन से चेंजेस होंगे? लाइक ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट क्या होती है? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, है ना। ये सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। क्या? शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। थर्ड चीज दैट किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और फोर्थ इज दैट कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो एक चीज हमें यहां समझनी पड़ेगी, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट में ये सारे चेंजेस पॉसिबल हो पाए। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये फोर्स कोशिश करेगा कि ये सारे चेंजेस कर पाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि चेंजेस होंगे भी नहीं। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है। फोर्स इज एन external cause by which we can change the first thing we have to understand, we can change the state of an object. State of an object means rest will convert into motion। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो मोशन में आ जाएगा, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग, वी कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। Next is we can change the speed. We can change the speed of a moving object. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो हम उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज we can change the direction. We can change the direction of an object या of a moving object या of an object, एक ही बात है। डायरेक्शन तो हम तभी चेंज कर पाएंगे जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स हमें क्या समझ में आ रहा है कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस पॉसिबल हैं। और हम ये कह सकते हैं कि फोर्स अगर चेंज करता है तो या तो वो चेंज कर देगा या फिर वो टेंड्स टू चेंज होगा। फोर्स चेंज or tends to change. Force can change or tends to change these type of changes, like a state of an object। अगर रेस्ट में है ऑब्जेक्ट मोशन में आने लगेगा, मोशन में है तो रेस्ट में आने लगेगा। शेप हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। शेप मतलब अगर ऑब्जेक्ट से अगर बलून हम लें तो बलून की शेप को हम क्या कर सकते हैं? उसको हम पुश करके पिचका सकते हैं ना, तो उसे हम कहेंगे कि हम शेप को चेंज कर सकते हैं बाय पुशिंग, है ना, बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। शेप चेंज हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहां साइज और शेप में फर्क होगा। साइज का मतलब है डायमेंशन, साइज का मतलब है डायमेंशन, और शेप का मतलब होता है उसके आकार से, कि वो स्फेरिकल है, वो क्यूबॉइडिकल है, वो क्यूबॉइडल है या क्यूबिकल है, ये सारी चीजें, या सिलिंड्रिकल है। ठीक है, वो शेप से मतलब है, लेकिन साइज का मतलब हो जाता है आपके डायमेंशन से। क्लियर? तो नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट।
स्पीड का मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, उसकी स्पीड को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये अपनी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर आपने फोर्स उस मोशन की डायरेक्शन में अप्लाई किया है, अगर फोर्स आपने उस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में अगर लगाया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने फोर्स इसके मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं? तो डायरेक्शन के केस में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में क्या होता है कि बॉलर जब बॉलिंग करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉल मूव करती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉल मूव करती है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही डायरेक्शन में बॉल मूव करती है, तो बैट्समैन जब हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये क्या हुआ कि बैट्समैन ने फोर्स लगाया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई और बॉल दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम फोर्स को भी यहां पढ़ रहे हैं। तो फोर्स क्या है, कोई एक्सटर्नल कॉज है। एक्सटर्नल कॉज का मतलब बाहर की तरफ से हमने लगाया, कॉज का मतलब रीजन, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस पॉसिबल हैं। या तो वो एग्जैक्ट चेंज कर देगा या फिर वो चेंज करने की कोशिश करेगा। क्लियर, समझ में आ रही बात? अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में भी यही 4 इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में भी यही 4 इफेक्ट्स होते हैं। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर हम नेचर ऑफ फोर्स की बात करें कि फोर्स का नेचर क्या होता है, तो नेचर में हमेशा याद रखना, किसी भी टाइप का फोर्स हो, कोई भी टाइप का फोर्स हो, फोर्स का नेचर हमेशा 2 ही होते हैं। या तो वो पुलिंग नेचर का होगा और या फिर वो पुशिंग नेचर का होगा। या तो फोर्स पुलिंग नेचर का होगा या फिर पुशिंग नेचर का होगा। अगर ऑब्जेक्ट आप अगर फोर्स अप्लाई करें तो या तो ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे होंगे या फिर ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो अभी हमें समझनी है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका भी इस चैप्टर का, लॉ ऑफ मोशन का। ठीक, तो अभी हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ मोशन, इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात, तो इफेक्ट्स में आपके ये सारे 4 इफेक्ट्स आ जाएंगे। अभी हम लोगों ने समझ लिया कि फोर्स होता क्या है। फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस पॉसिबल है। इनको हम इफेक्ट्स भी कहते हैं। 2 टाइप का होता है फोर्स, 2 नेचर होते हैं इसके, या तो पुलिंग नेचर का हो या फिर पुशिंग नेचर का हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, काइंड्स ऑफ फोर्सेस या टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आपके पास जो भी बुक है, ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बुक से एक बार इस चैप्टर को रेफर जरूर कर लीजिएगा। उससे ये होगा कि आपके पास मटेरियल जो भी है बुक से पढ़ने के लिए, वो आपको समझ में भी आएगा और साथ साथ आप उसको बुकिश लैंग्वेज में लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और टाइप्स में वी कैन राइट लाइक काइंड्स ऑफ फोर्स। काइंड्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप के होते हैं फोर्स? फोर्स हमेशा 2 टाइप के होते हैं। जैसे मान लो अगर हम किसी टेबल पे रखी हुई बुक को अगर हम शिफ्ट करें, जैसे कोई भी बुक है अगर हम उसे शिफ्ट करें, मान लो ये यही है, इसको अगर हम शिफ्ट करें तो क्या होगा, हमें प्रॉपर फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे फोर्सेस जिसमें फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें प्रॉपर फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ता है, उन टाइप के फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और दूसरा क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि प्रॉपर कांटेक्ट बनता नहीं है, प्रॉपर कांटेक्ट बनता नहीं है। कांटेक्ट फोर्स में आप एक एग्जांपल ले लो तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, मसल से जो फोर्स लगाया आपने उसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स, ये आपका कांटेक्ट फोर्स होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में आप एग्जांपल भी ले सकते हो, लाइक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करती है आयरन नेल्स पे या मैग्नेट सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या उसमें क्या प्रॉपर कोई अटैचमेंट होता है या प्रॉपर कोई कनेक्शन होता है या प्रॉपर कोई फिजिकल कांटेक्ट बनता है? नहीं बनता है ना, ऐसे ही वो अट्रैक्ट कर लेती है, तो उसको हम कहेंगे वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, वो एग्जाम्पल्स हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। तो पहला आपने कॉन्टैक्ट फोर्स में देखा कि मस्कुलर फोर्स होता है। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका आता है फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स। तीसरा होता है टेंशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स। क्लियर? ऐसे ही नॉन कांटेक्ट में आपका मैग्नेटिक फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कई सारे हैं इसमें एग्जांपल्स आपको समझने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, याद करो बचपन में एक एक्टिविटी हम लोग करते थे कि अब एक स्केल से जो आपका रोलर होता था उसको बालों से रब करके टाइनी पीसेस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कराते थे, उससे वो अट्रैक्ट हो जाते थे, है ना। तो क्या हमें उसे प्रॉपर टच करना पड़ता था? नहीं, फिर भी अट्रैक्ट हो जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि उस स्केल में कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता था जिसकी वजह से वो ऑपोजिट चार्ज के या अनचार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कौन सा फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, वो स्केल कौन सा फोर्स लगा रहा है उन पेपर्स के ऊपर या डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर, कौन सा फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि कौन कौन से फोर्सेस हम यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। एक चीज और होती है इसमें, वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा है वो अर्थ का पढ़ा है। अर्थ के केस में क्या होता है कि अगर ये मार्कर हम पकड़े हुए हैं, इसको अगर हम यहां से अगर हम छोड़ दें भी, तो ये कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगा रही है जो इस मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अपनी तरफ मतलब टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका अर्थ का अगर है तो अर्थ अप्लाई करेगा, किसी और ऑब्जेक्ट का है तो कोई और ऑब्जेक्ट अप्लाई करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वो सारी बॉडीज लगा सकती हैं जिनके अंदर मास होता है, जिनमें मास होता है, जिनमें वेट होता है, वो सब लगा सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो यहाँ पे कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने 3 एग्जांपल देखे। मस्कुलर जो मसल से लगाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशन अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया, उसको भी हम करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट में 3 देखे, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ये होता है जैसे अगर आप अपने इस हाथ को इस हाथ के ऐसे रखो और ऐसे रब करो, तो रब करने का मतलब क्या होगा? इसकी ये वाली सरफेस और इसकी ये वाली सरफेस, दोनों की सरफेसेस कांटेक्ट में है। ठीक है, अब जैसे आप रब करोगे तो ये इधर मूव कर रहा है, तो इस मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। और इस फोर्स का नेचर ये होता है कि ये मोशन को अपोज करता है, हमेशा मोशन को अपोज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे मान के चलो कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और ये टेबल है या कोई भी चीज है जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस बेस की अपर सरफेस और इस ऑब्जेक्ट की लोअर सरफेस के बीच में यहां पे एक फोर्स लगेगा जो इस मोशन की डायरेक्शन को अपोज करता है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। टेंशनल फोर्स क्या होता है? टेंशनल फोर्स हमेशा पुलिंग नेचर का होता है। टेंशनल फोर्स कैसा होता है? हमेशा पुलिंग नेचर का। मतलब अगर आपने रोप से किसी ऑब्जेक्ट को लटकाया हुआ है, मान लो बकेट बांध ली और उसको रोप से लटकाया हुआ है, तो उस रोप में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा या रोप के थ्रू जो फोर्स लगता है या रोप में जो तनाव महसूस होता है, तनाव मतलब वो जो बहुत स्ट्रेच हो जाती है ना, तो वो टेंशनल फोर्स लगाती है। ठीक है, और ये भी आपका कांटेक्ट फोर्स में ही आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स ही कहते हैं। तो 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स के देखे, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशनल फोर्स, और 3 ही एग्जांपल हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स के देखे हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, और अगर इसमें से नोट नहीं करना है तो इसे भी हम रफ करते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और छोटी छोटी चीजें हम लोग और थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स 3 अलग से एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे और लिखे हुए हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग और फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, ये 3 टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। ये तीनों टाइप के एग्जाम्पल पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स किस कैटेगरी में आएंगे।
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस कैटेगरी में आएगा? कांटेक्ट फोर्स में आएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स में आएगा। ये किस कैटेगरी में आएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स या नॉन कांटेक्ट, और ये वाला किस में आएगा? ठीक है, हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो पहली चीज यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल का मतलब हो रहा है कि परपेंडिकुलर लगेगा। ये नॉर्मल से क्या समझ में आया कि परपेंडिकुलर लगेगा। रिएक्शन का मतलब किसी एक्शन का रिएक्शन होगा, किसी एक्शन का रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे कोई चीज, कोई टेबल है, कोई बेस है जिसपे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ वजन है, कुछ वेट होगा। वो वेट किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। वो वेट किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। अगर ये बेस न होता तो ये ऑब्जेक्ट नीचे चला जाता। अगर ये बेस न होता तो ये ऑब्जेक्ट नीचे चला जाता। इस वेट ने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर इस बेस ने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर एक फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से, जिससे वो बैलेंस है आपका, उस जगह पे रुका हुआ। अदरवाइज अपने वेट की वजह से वो नीचे चला जाना चाहिए था, वही रुका हुआ है। तो जो फोर्स इस बेस की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेट लग रहा है उसकी ऑपोजिट लगता है, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है नॉर्मल, ऐसे फोर्स को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये रिएक्शन है। एक्शन क्या है? एक्शन है इसका वेट ऑफ द बॉडी। एक्शन क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये फोर्स है जो यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब तीसरी चीज यहां आती है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग का फोर्स कौन सा है वो समझता है। स्प्रिंग में क्या होता है, कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट से या वॉल से कोई स्प्रिंग ऐसे अटैच है, मान लो, ठीक है, इसे स्प्रिंग अटैच है, स्प्रिंग अटैच है। अब तुमने क्या किया, इस स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे थोड़ा सा खींच दिया। तो जब स्प्रिंग को पकड़ के आप खींचते हो तो इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपने कुछ वर्क किया। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया ये चीजें डिस्प्लेस होगी, थोड़ी सी ये खिंच जाएगी आगे की तरफ से। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पे आपने वर्क अप्लाई किया, और यही वर्क इस स्प्रिंग में सेव हो जाता है, ठीक है। और किस फॉर्म में सेव हो जाता है? एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स आपका इस स्प्रिंग में सेव हो गया एक तरीके से। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग का मतलब ये हुआ कि इसमें से हमने इसे एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग का मतलब जैसे हमने इसको खींचा, वैसे अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग वापस एक फोर्स लगाएगी अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए, ठीक है। उसे कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। अगला है फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है? जैसे आप मान लो आपके पास कैरम है आपके पास, ठीक है, ऐसे ही होता है कुछ कैरम, ठीक है। सेंटर पे आपका वो डिजाइन बनी होती है जहां पे क्वीन रखी होती है, ठीक है। अब मान लो यहां पे आपके पास बहुत सारे वो हैं, कई सारी गोटियां रखी हुई हैं, और स्ट्राइकर है आपके पास इधर, ठीक है। यहां स्ट्राइकर, ये स्ट्राइकर। अब स्ट्राइकर को जैसे ही आप यहां पुश करते हो, वो इस पे जाने के बाद क्या होता है? फोर्स अप्लाई करता है, और ये फोर्स इसके ऊपर लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा, ये वाला कॉइन आपका मूव करेगा। तो इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि ये फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस स्ट्राइकर के कोलाइड करने की वजह से लग रहा है। कोलाइड मतलब टकराना, ठीक है। तो कोलाइड करने की वजह से लग रहा है, यही चीज बोली जाती है फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। टकराने की वजह से फोर्स एक्सर्ट हुआ। तो यहां पे क्या हुआ? ये कॉइन आपका मूव नहीं कर रहा था, रखा हुआ था, लेकिन हमने फोर्स लगाया इस पे, स्ट्राइकर पे। स्ट्राइकर ने अपने फोर्स को ट्रांसफर कर दिया दूसरे कॉइन के ऊपर, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये इजीली आपका यहां जा सकता है। समझ आ रही है बात? ये सबने खेला होगा कैरम, तो ये चीज आपको समझ में आ सकती है कि बहुत इजी है। या फिर बॉल को आप ऐसे अगर रोल डाउन कर दो, वो रोल करने लगे फ्लोर पे, और दूसरी बॉल उसके स्पीड के हिसाब से, उससे ज्यादा स्पीड के हिसाब से ऐसे आप मूव कराओगे। मान लो ये बॉल आपकी ए है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, दूसरी बॉल बी है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, और इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये जाके इससे टकराएगी।
जैसे ही टकराएगी तो ये फोर्स लगाएगी जिसके ऊपर, तो जैसे ही फोर्स लगाएगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। समझ आ रही है? तो जब फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट टू द अदर बाय कोलाइडिंग, टकराने की वजह से जो फोर्स लगाए उसे कहते हैं फोर्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, या कह सकते हो फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ रही होगी। 3 टाइप के फोर्स है। अब मुझे ये बताओ कि कौन से कैटेगरी में रखोगे तीनों को। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में आपको समझ में आया है कि वेट नीचे की तरफ काम करता है, उसके ऑपोजिट रिएक्टिव फोर्स जो लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये कांटेक्ट में आएगा, नॉन कांटेक्ट में आएगा? ये कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है। सेकेंड, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग। स्प्रिंग में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो क्या है? आपने प्रॉपर उसको पकड़ के खींचा था ना, तो स्प्रिंग क्या है? इससे भी अटैच में, तो ये कौन सा फोर्स हो गया? कांटेक्ट फोर्स। क्या है ये? कांटेक्ट फोर्स। इसके बाद फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। इसमें क्या होता है? एक बॉडी दूसरे के से जाके कांटेक्ट बना रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कांटेक्ट फोर्स। ये भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स। ये 3 नए एग्जांपल्स हम लोगों ने सीखे यहाँ पे कि कौन कौन से कांटेक्ट फोर्स के नए 3 एग्जांपल हैं। तो पहला है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दूसरा फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग, एंड तीसरा है आपका फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, ये तीनों चीजें आप जिस भी बुक से पढ़ रहे होगे उसमें हो सकता है दी हो सकता है न दी हो। अगर नहीं दी है तो एक बार आप बुक रेफर कर लिया करो। अगर ना दी हो तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सेव कर लीजिए जी, आपको ये आपको हेल्प करेगा। इसके बाद आपकी बुक में जो भी दिया हुआ है, जैसे मैं अभी जो मेन बेसिकली रेफर करता हूं ज्यादातर, वो मेरी लिए रहती है सेलेना कंसाइज की। उसमें क्या होता है कि जैसा बोर्ड ने, काउंसिल ने जिस तरीके से दिया हुआ है सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, एज इट इज उसी फॉर्मेट पे सारी चीजें इसमें रहती हैं, सफिशिएंट कंटेंट रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं किसी भी बुक का, बट ये मेरा अपना मानना है कि इसमें चीजें थोड़ी सी बेटर है। अगर आप और दूसरी बुक्स अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल यू आर फ्री। ठीक है, लेकिन ये पार्ट ए है, पहला वाला पार्ट है इस लॉ ऑफ मोशन का, जो यहां तक दिया हुआ है सेलेना में। इसके बाद एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइजेस आप आराम से सॉल्व करना, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर कोई क्वेश्चन होता है जो समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, वी विल टेक दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो चैप्टर का नाम भी है। और ये लॉज ऑफ मोशन हमें न्यूटन ने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे, तो उन्हीं के नाम से हम लोग इसको ज्यादातर पढ़ते हैं। फिजिक्स में जो ज्यादातर काम किया है ना, वो न्यूटन सर ने बहुत ज्यादा काम किया है। तो यहाँ पे हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो पहला लॉ होता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे आप एक नया वर्ड पढ़ रहे हो, इनर्शिया। इस इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी कि वो अपनी स्टेट को चेंज न करने दे। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को, स्टेट मतलब जैसे ही वर्ड स्टेट आए यहाँ पे आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेट का मतलब 2 चीजों की बात कर रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज ना करने दे, उसे क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, जैसे इनर्शिया का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चेंज ना हो पाए। तो स्टेट में है तो स्टेट में ही बना, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही बना रहेगा। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि इनर्शिया 2 टाइप की होती है। इनर्शिया 2 टाइप की होती है। पहली होगी आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब जब तक कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मूवमेंट में है, मोशन में है, तो मोशन में बना रहेगा। तो न्यूटन ने ये बताया कि लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, उनका ये स्टेटमेंट था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और दूसरा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे।
ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। पहले वाले में उन्होंने सिर्फ इतना बताया था, वो इनर्शिया के बारे में बात कर रहे थे पहले लॉ में, जिसमें इनर्शिया दो टाइप की होती है, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। दोनों ही कंडीशन में ये है कि रेस्ट का मतलब ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा जब तक कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे, और अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे हम लोग पहला इस चीज को पढ़ चुके हैं। अगर आपको इनर्शिया की डेफिनेशन नोट करनी है तो नोट कर लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it tends to retain its state of rest or of motion. State of rest or of motion. The property of an object by virtue of which it tends to retain its state of rest or of motion. मतलब रेस्ट में ही बना रहे वो या फिर मोशन में ही बना रहे, इस चीज को, ये जो रिजिडिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि अपने स्टेट को चेंज नहीं करने देना है, तो ये जो प्रॉपर्टी है कि उसकी वो अपने ही स्टेट में रहे, चेंज ना हो, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग इनर्शिया। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। पहले वाले लॉ के हिसाब से इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, डेफिनेशन नोट करिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ पढ़ेंगे। सेकंड लॉ भी क्या है? सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें एक चीज का जानना बहुत जरूरी है, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये वर्ड मोमेंटम आपने क्रिकेट की कमेंट्री में बहुत बार सुना होगा कि बैट का मोमेंटम बहुत अच्छा था, है ना, जब वो शॉट लगा रहा था बैट्समैन तो उसका मोमेंटम बहुत अच्छा था। क्या मतलब क्या होता है इस मोमेंटम का? तो मोमेंटम याद रखिएगा, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन की बात हो जाती है। मोमेंटम जो आपका है वो होता क्या है वो याद रखो, मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला याद रख लो, P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी, ये फॉर्मूला है। P क्या है? P आपका मोमेंटम है। M क्या है? M मास ऑफ अ बॉडी है। V क्या है? V है स्पीड ऑफ अ बॉडी। V क्या है? स्पीड ऑफ अ बॉडी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v, ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम होगा m इंटू v। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड, क्लियर? तो मोमेंटम से हम ये समझ सकते हैं कि मोमेंटम आपका दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर यह स्पीड न कह के अगर हम वेलोसिटी कहें, क्योंकि लीनियर की बात कर रहे हैं ना, अगर हम लोग वेलोसिटी कहें तो हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए v की जगह पे स्पीड ना लेके अगर आप वेलोसिटी लेंगे तो ज्यादा क्लियर है। इसके अगर एसआई यूनिट देखी जाए मोमेंटम की, एसआई यूनिट तो क्या बनेगी? एसआई यूनिट होगी इसकी m हो गया kg और ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये होती है लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट, ठीक है, समझ आ गया। चलो अगर हम इसमें चेंज की बात करें कि भाई अगर चेंज ये होगा तो कैसे होगा,
तो हमें ये पता है कि मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कभी भी चेंज नहीं होता, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी चेंज नहीं होता। तो पी क्या है आपका मोमेंटम, और डेल्टा ये हमने जो ट्रायंगल का शेप बनाया है इसे कहते हैं डेल्टा। ये डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा पी का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू द मास, मास कभी चेंज होता ही नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो चेंज किस में होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी में कैसे चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा कि ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ है या किसी एक पर्टिकुलर उससे मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम वेलोसिटी देख सकते हैं कि पहले कितनी थी बाद में कितनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंज इन वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो यहां पे हमें ये समझ में आया कि अगर हमें लीनियर मोमेंटम में चेंज निकालना है तो एम में चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी में ही चेंज हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन में चलेंगे। ठीक है, नोट करिए।